हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके रिलेटेड बेस्ट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज ऑफ सीबीएसई बोर्ड, गुजकेट प्रीवियस ईयर बोर्ड्स एंड मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन, जिसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है, पहली बात तो ईजी है, दूसरी बात ये चैप्टर छोटा है, तीसरी बात इस चैप्टर का वेटेज जो है सिर्फ 2 या 3 मार्क्स होता है, तो इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली वो थियोरेटिकल पार्ट्स के होते हैं, तो उसके कुछ क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। लेकिन आज का लेक्चर जो है बाकी लेक्चर के कंपैरेटिवली छोटा होने वाला है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पता होना चाहिए वही आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका है, तो पहले आप इसको पॉज करके ट्राई कर लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स करेक्ट इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म के अंदर गॉस लॉ, देखो गॉस लॉ जो होता है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा है कि E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैग्नेटिज्म के अंदर जो गॉस लॉ होता है ना, इंटीग्रल B डॉट डी एस, इसकी वैल्यू जो आती है इक्वल टू 0 आती है। उसका रीज़न क्या होता है, हम पता है गॉस लॉ के अंदर एक क्लोज सरफेस लेते हैं। तो अगर गॉस लॉ के अंदर हम क्लोज सरफेस लें इस तरह से, तो बिकॉज मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर हम चार्ज की जगह पर यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेट्स, जिसके 2 पोल्स होते हैं, प्लस एम माइनस एम। तो यहाँ पर हमेशा जो मैग्नेट होते हैं वो मोनोपोल्स उसके एग्जिस्ट नहीं करते, मीन्स नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ में एग्जिस्ट तो करेंगे ही, मीन्स प्लस एम माइनस एम हमेशा जो है साथ में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी उतनी फील्ड लाइंस गोल घूम के यहाँ पर एंटर कर जाएंगी, जितनी निकलेंगी उतनी यहाँ पर एंटर कर जाएंगी। तो नेट फ्लक्स जो आएगा ना, नेट जो फ्लक्स आएगा वो आता है 0। इसलिए हमारा जो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म होता है, आप याद रखो कि B डॉट डी एस मीन्स नेट फ्लक्स एनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 0। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है B डॉट डी ए, डी एस की जगह डी ए लिख दो। डी ए मतलब और डी एस दोनों हम एरिया के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर डी ए लिख दो, कोई बात नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये है मेरा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके, तो करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं हम। बोल रहा है अच्छा, द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, अच्छा उसके रिलेटेड ये बोला गया है, द नेट डैश थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। और ऑप्शन दिए गए हैं हमको, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये सारे ऑप्शन है। लेकिन हमको पता है कि नेट फ्लक्स, ठीक है, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इक्वल टू 0 होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। इस तरह के थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स इज करेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला लिखा है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। हाँ ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि अगर टोटल फ्लक्स, जैसे कि टोटल फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, नेट फील्ड लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर कोई भी हमारे पास मैग्नेट होगा, जितनी फील्ड लाइन जाएंगी उतनी एंटर कर जाएंगी, जितनी फील्ड लाइन्स निकलेंगी उतनी ही एंटर कर जाएंगी, इसलिए नेट फ्लक्स तो हमेशा 0 रहेगा। तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा क्या बोलते, दूसरा बोल रहा है, दे नीड नॉट नो बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो फील्ड लाइन्स निकलती है ना हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। दे मे और मे नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, जिसके अंदर हमको एंगल ऑफ डिप दिया है। ठीक है, तो पहले आपको बता दूं एंगल ऑफ डिप होता क्या है। हमने आपको लेक्चर्स के अंदर बताया होगा कि एंगल ऑफ डिप होता है ऐसा एंगल जो मतलब क्या बोलते हैं, नीडल बनाता है, वर्टिकल नीडल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। जैसे मान लो हमारा अर्थ है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आती है,
तो एक नीडल जो कि देखो ये अर्थ का ये हॉरिजॉन्टल है, अर्थ का ये हॉरिजॉन्टल है, उसके साथ जो एंगल बनाता है ये, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। इस केस में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो जाता है और यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर जो पोल्स होते हैं, पोल्स में जो है फील्ड लाइंस इस तरह से निकलती हैं परपेंडिकुलरली, और यहाँ पर जो है इस तरह बनता है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये, तो दोनों बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। तो इक्वेटर पर जो होता है डिप 0 होता है और पोल्स पे जो होता है 90 डिग्री होता है। और किसी रैंडम पॉइंट में अगर पूछा हो तो एंगल ऑफ डिप, जिसको हम डेल्टा से ये बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, तो हमारा tan डेल्टा का फॉर्मूला आता है, क्या बोलते हैं, बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। मतलब किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, उसका ये फॉर्मूला आता है एंगल ऑफ डिप का। तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दी, और भी 2-3 फॉर्मूले थे। क्या फॉर्मूले थे कि अगर हमको बी हॉरिजॉन्टल निकालना हो तो हम बी कॉस डेल्टा करते थे, डेल्टा जो है एंगल ऑफ डिप है, और हमको बी वर्टिकल निकालता हो तो हम बी साइन डेल्टा करते थे। बस इतनी फॉर्मूला को पता हो ना तो एंगल ऑफ डिप के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी, अगर आप ये सारे फॉर्मूले नोट कर लो तो। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन एट सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको BH की वैल्यू दी गई है, जिसकी वैल्यू है 0.26। पूछा क्या है, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप डेल्टा हमको दिया गया है 60 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, मीन्स बी की वैल्यू पूछा है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम। BH इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस डेल्टा, तो यहाँ BH की वैल्यू 0.26 इक्वल टू बी इंटू कॉस डेल्टा, कॉस 60 हो जाएगा 1/2। तो ध्यान से देखोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है 0.52। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो सी ऑप्शन है। सिंपल ये फॉर्मूला यूज करके हमने निकाल लिया। बस ये 3 फॉर्मूले याद रखो, सारे आंसर आपके आ जाएंगे। ये जो फॉर्मूला है tan डेल्टा, इन दोनों के रेशियो से ही आया था, बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल, इससे tan डेल्टा फॉर्मूला आया था। ओके, स्क्वायर ऑफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस। अच्छा ये क्वेश्चन क्या वाला है पता है, पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। क्वेश्चन के अंदर देखो, मान लो हमारे पास ये बार मैग्नेट है, ये जो है ये सरफेस, मतलब इस तरह बनता है ना बार मैग्नेट, जैसे मान लो इस तरह से बना हुआ है। तो ये जो है मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ध्यान सुनो, ध्यान से एक बार नोट कर लो इसको। ये जो है मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कुछ छोटी छोटी बातें इसके अंदर, बाकी कुछ तो नहीं पूछा था इसके अंदर। ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और टोटल वॉल्यूम इसका हम ले रहे हैं V। इसका जो वॉल्यूम है हम ले रहे हैं V। अब ध्यान रखना है वहाँ पे कि जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होता है, जिसको हम m स्मॉल m से डिफाइन करते हैं, जो कि होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, आपको पता होगा m इंटू 2l, सॉरी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो कि होता है m, जो कि यहाँ पर हम +m और -m लिखते हैं 2 पोल्स पर। ठीक है, इसको हम m बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है ना, ये एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। और एक होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो कि होता है m इंटू 2l। ध्यान रखना, ये जो होता है ना, ये वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है कॉन्सेप्ट, कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आधा कर दूं ना, इस साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो जो है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाएगा। अगर मैं इसको बीच में से इस तरह से काट दूं, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको एक्सिस से कट कर दिया गया है, ये इसका एक्सिस होगा, तो एक्सिस से अगर काट दूं तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा। तो हमारा जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आएगा m', उसकी वैल्यू आ जाएगी m/2। ठीक है, ये जो है आधा हो जाएगा। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की बात की है। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट बोला गया है कि क्या अब लिखा है कि अ बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस, द मैग्नेटिक मोमेंट्स बिकम डैश टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। अब इसको यहाँ से कट कर दोगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी होता है m इंटू 2l। तो अगर हमने एरिया आधा कर दिया तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जो कि कैपिटल M होगा,
वहाँ पर वो भी जो है उसका आधा हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो ए ऑप्शन है, जो कि हो जाएगा हाफ। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्मॉल होल इज मेड एट द सेंटर ऑफ मैग्नेट देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन है ना, आई थिंक सो उसके अंदर मिस्टेक है, उनको मैग्नेटिक मोमेंट की जगह पर जो है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पूछना चाहिए था, तब हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हाफ होगा। उस क्वेश्चन में करेक्शन कर लो आप पिछले वाले क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक मोमेंट की जगह पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ टर्म यूज़ करना चाहिए था उन लोग को, तब हमारा एरिया जो होगा हाफ होगा, नहीं तो हमारा आंसर जो हो जाएगा हमको नहीं पता, हम बता नहीं सकते। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि बोला है अ स्मॉल होल इज मेड एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसके मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बोला है। क्या बोल रहा है कि हमारे पास इस तरह से मैग्नेट है, मान लो उसके अंदर हमने होल कर दिया है। अब होल कर दोगे डेफिनेट इसका जो वी डैश होगा वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। होल करने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा ना, तो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि एम डैश आ जाएगा वो जो हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी लेस देन एम। मान लो इनिशियली एम था, बाद में एम डैश हो गया, तो उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज कर जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। मैंने आपको बताया ना कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वॉल्यूम पर डिपेंड करता है और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एरिया पर। ओके, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। अरे तो मैंने बताया था आपको कि ज्योमेट्रिक लेंथ जो होता है वो टोटल लेंथ होता है। यहाँ पर ये मेरा ज्योमेट्रिक लेंथ है, और जहाँ पे हम पोल्स रखे हों, जैसे कि यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इतना जो लेंथ होता है इसको हमने बोला था मैग्नेटिक लेंथ। तो ज्योमेट्रिक, तो मैग्नेटिक लेंथ हमने बोला था कि वो हो जाता है 6/5, जो कि होता है 5/6। ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ा है ना, तो मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। जैसे मान लो ज्योमेट्रिक लेंथ अगर 10 होगा, तो ये जो है उसका आंसर आ जाएगा 8 के आसपास, इसका कुछ आंसर आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो जो है डी ऑप्शन है कि मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा सा लेक्चर होने वाला है, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर छोटा सा। अब देखो क्या बोला गया है, नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। उसके अंदर बोला गया है व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट्स पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था चैप्टर नंबर 5 के, कभी भी जो बार मैग्नेट होगा उसको आप फ्रीली अगर सस्पेंड कर दोगे ना, तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। इसलिए हमने उसको दो पोल्स का नाम नॉर्थ और साउथ रखा है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, और ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। उसका रीज़न देखो क्या दिया गया है, द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम जोग्राफिकल साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, बी भी करेक्ट है। मतलब देखो अर्थ इस तरह से होता है ना, तो यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो हमने बोला ये जो होता है ना हमारा, ये होता है हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ होता है, जोग्राफिकल साउथ होता है, और ये होता है मेरा जोग्राफिकल नॉर्थ। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो जोग्राफिकल साउथ से लेके जोग्राफिकल नॉर्थ तक निकलती हैं, साउथ से लेके नॉर्थ तक। मतलब हमने बोला था अंदर इमेजिन करते हैं इस तरह से बार मैग्नेट होता है, जिसका यहाँ पर ये पोल नॉर्थ हो जाता है, ये पोल साउथ, लेकिन यहाँ पर साउथ से लेके नॉर्थ तक निकलता है। तो बी भी करेक्ट है, और करेक्ट रीजन भी स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए साउथ से लेकर नॉर्थ तक निकलता है, इसीलिए जो हमारा मैग्नेट हो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। ठीक है, तो हमारा ए रीजन और असम्पशन दोनों करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए। ठीक है, बिकॉज वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होने से जो मैग्नेट होता है हमेशा जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रेस्ट करता है। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस वेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट। फिर से एंगल ऑफ डिप की बात की है। क्या बोल रहे हैं कि जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट हो जाए तो एंगल ऑफ डिप क्या होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि tan जो कि होता है tan
डेल्टा इक्वल टू हो जाता है बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो टेन डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1 और डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा मीन्स एंगल ऑफ डिप जो हो जाएगा 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल होता है ना, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो दोनों अगर सेम हो गए तो एंगल ऑफ डिप जो हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। सिंपल क्वेश्चन है कि बार मैग्नेट इस तरह से हो तो बाहर तो जो होता है वो नॉर्थ से साउथ तक होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन अंदर जो होती हैं वो साउथ से लेकर नॉर्थ तक होती हैं। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इनसाइड पूछा है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, नीडल्स N1, N2, N3 आर मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेट इज बॉट क्लोज टू, इसके आगे एक मैग्नेट लेके आए हम, तो क्या होगा कहानी के अंदर। देखो हमारे पास तीन नीडल्स हैं, एक है फेरोमैग्नेटिक, एक है पैरामैग्नेटिक, एक है डायमैग्नेटिक। तो अगर उसके नज़दीक हम क्या बोलते हैं मैग्नेट लेके जा रहे हैं तो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये दोनों मटेरियल जो हैं हमेशा क्या बोलते हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रांग होती है, इसके अंदर से मैक्सिमम फील्ड लाइन पास करती हैं, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो दो क्या बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन बिकॉज फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होता है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा कि क्या बोलते हैं कि N1 जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, N2 जो है वीकली अट्रैक्ट करेगा, और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना वो रिपेल करता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, रिपेल, उसके फील्ड लाइंस थ्रो होती हैं, उसके सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं। अगर आपको लेक्चर देखना हो जाके देख सकते हो। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना वो सी होगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करती हैं, वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया डिक्लाइनेशन ऑफ दिल्ली इज। अब बोलोगे ये क्वेश्चन क्या है, एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा बिकॉज एनसीईआरटी में ये दिया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना वो 0.41 डिग्री ईस्ट होगा, ध्यान रखना। ये जो है 2020 में गुजकेट के अंदर और एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। ओके, थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से, तो हो सके तो आप एनसीईआरटी जो है उसको रीड किया करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप इज 0 एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप 0 क्यों होता है, हमको पता है हमारा ये अर्थ है, तो यहाँ से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं ना, तो ये होती है हमारी मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक इक्वेटर होती है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप 0 क्यों होता है, बिकॉज ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होता है, मीन्स यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वैल्यू ऑफ वी इज 0। ठीक है, यहाँ पर जो है वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और अर्थ का हॉरिजॉन्टल दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ वी इज 0 मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। देखो ये है मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन और इसके जस्ट इस तरह से होता है मेरा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, तो इसके बीच में एंगल आता है 11.3 डिग्री। ये जो होता है ना ये क्या होता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इस तरह के थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं आता। ओके, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्या बोला गया है, द मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड। ठीक है, स्कोर ऑफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा गया है, अ मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी। हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसके डाइपोल उसके 90 डिग्री एंगल पर रखा गया है। ये समझ लो मैग्नेट है, यहाँ पर साउथ है, मान लो यहाँ पर नॉर्थ है, और इस तरह से डाइपोल होगा पी। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है और यहाँ पर बी है, इस तरह से 90 डिग्री पर रखा गया है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि इसको हमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया।
तो अगर आप 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा m का डायरेक्शन। अगर 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, वर्क डन इज, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है mb cos थीटा। ध्यान देखो कि इनिशियली भी जो है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और बाद में भी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो वर्क डन mb cos थीटा जीरो हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे 0 माइनस 0 0, क्योंकि cos 90 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। थीटा किसके बीच में एंगल होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 0 होगा। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन देखो असर्शन एंड रीजन वाला है। क्या बोल रहे हैं, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर फॉर्मूला क्या था, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू आ रहा था क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैग्नेटिज्म के अंदर क्या आता है कि मैग्नेटिज्म के अंदर बी डॉट डी ए इक्वल टू आता है 0, तो डेफिनेटली अलग है। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट नोन टू एग्जिस्ट। सही बात है, मैंने बताया आपको कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करती। हमेशा जो है मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, पोल्स मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो नेट फ्लक्स आता है ना वो 0 आ जाता है, नंबर एंटरिंग और लीविंग जो हो जाता है वो सेम हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा देखो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, जो कि पहला और दूसरे स्टेटमेंट को करेक्ट भी है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट रीजन भी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ओके, इसको रफ करके अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अब मैग्नेटिक नीडल इज लाइंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, रिक्वायर्स W यूनिट ऑफ वर्क डन टू रोटेट टू 60 डिग्री। क्या बोल रहे हैं, हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और तो यहाँ पे देखो हमको पता है कि मान लो जैसे इस तरह से मैग्नेटिक नीडल रखा हो एग्जाम्पल, तो इसको 60 डिग्री रोटेट करने के लिए 60 डिग्री रोटेट करने के लिए मैं 0 से लेकर 60 डिग्री पहुँचाने के लिए जो वर्क डन लग रहा है वो W लग रहा है। बारे बोल रहे हैं कि टॉर्क कितना लगेगा। देखो वर्क का हमको फॉर्मूला पता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि mb, ध्यान देखोगे, cos थीटा 1 माइनस ऑफ cos थीटा 2 होता है हमारा फॉर्मूला। तो mb cos थीटा 1 क्या है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1, cos थीटा 2 क्या है 60 डिग्री, तो हो जाएगा 1/2। तो हमारा वर्क डन जो आ रहा है ना वो mb/2 आ रहा है, ध्यान से देखो। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको टोटल कितना डिग्री चेंज हुआ 60 डिग्री का, तो mb इंटू साइन 60 हो जाता है √3/2। तो हमारा आंसर आ रहा है mb इंटू √3/2। लेकिन ध्यान से देखोगे ऑप्शन W के टर्म में पूछा गया है ना, W के टर्म में। तो यहाँ पर W के टर्म में कैसे फाइंड करूँगा, mb की जगह पर मैं 2W सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। mb इक्वल टू 2W सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो mb की जगह पर मैं 2W सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इंटू आ रहा है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है √3W। ऑप्शन जो है W के टर्म में पूछा था तो हमने W के टर्म में निकाल लिया। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो √3W। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। मैंने ऑलमोस्ट 15 to 18 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आज के लेक्चर के अंदर, तो इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है इसको करने के लिए। और भी अगर आपको इस टॉपिक को अगर एकदम पक्का करना है ना, तो एनसीईआरटी के जो थियोरेटिकल पार्ट्स है ना उसको ज़्यादातर रीड करके जाओ, बिकॉज इस चैप्टर में से उसमें से ही क्वेश्चंस आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और सस्पेक्टिबिलिटी वाले टॉपिक्स, वो वाले टॉपिक जो हैं इस बार सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं, इसलिए मैंने इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं लिया। ठीक है, तो होप्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।